प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन में यह बायोलॉजी से पार्ट 5 है। रैपिड रिवीजन के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे, उनका रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। रैपिड रिवीजन की सीरीज में प्रत्येक दिन डेली आपको 8 AM को 1 पार्ट मिलेगा। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम फॉर सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः स्थानांतरित होता है। फ्लोएम द्वारा जो खाद्य पदार्थ है वह किस रूप में मुख्यतः स्थानांतरित होता है पूछा गया है। फ्रक्टोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में या स्टार्च के रूप में। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं, सेव करते हैं? किसे? ऊर्जा को। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, H2O के रूप में, स्टार्च के रूप में या प्रोटीन के रूप में? किस रूप में संचय करते हैं? इसका आंसर है जो स्वपोषी पादप होते हैं वह ऊर्जा को स्टार्च के रूप में संचय करते हैं, सेव करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का संवहन अर्थात ट्रांसफर ऑफ वाटर किसके मार्ग से होता है? कैम्बियम के मार्ग से, फ्लोएम के मार्ग से, जाइलम के मार्ग से या अधिचर्म के मार्ग से? किसके मार्ग से होता है पौधों में जल का संवहन? इसका आंसर है पौधों में जल का संवहन जाइलम के मार्ग से होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेयों को जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक क्या करता है? ले जाता है। पौधों का वह भाग जो पानी एवं विलेयों को जड़ों से पौधों के अन्य भाग जैसे तनों और पत्तियों तक ले जाता है वह है जाइलम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्या है वह? जाइलम है। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। पौधों में जो जल की ऊपर की ओर गति हो रही है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है पूछा गया है। जल स्त्राव, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन, रसारोहण, इनमें से क्या कहलाती है? पौधों में जो जल का जड़ से ऊपर की ओर गति हो रहा है वह रसारोहण। रसारोहण की क्रिया द्वारा पौधों में जल जड़ से पत्तियों की ओर स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है, गति करता है। अगला प्रश्न है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है पूछा गया है। सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस? पौधों में लंबाई की वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए सोडियम, Na आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त अर्थात अशुद्ध या खराब या दूषित, इस अवस्था से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है पूछा गया है। आसुत जल कहा जाता है या खनिज जल कहा जाता है या झरने का जल कहा जाता है या उबला हुआ जल कहा जाता है? इसका आंसर है अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को आसुत जल कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
पौधों की चालनी नलिका, कौन सी नलिका? चालनी नलिका। कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। पौधों की चालनी नलिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता क्या है, पूछा गया है। केंद्रक की अनुपस्थिति, हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति सेल वाल की अनुपस्थिति या हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। इसका आंसर है केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस की अनुपस्थिति एक सामान्य विशेषता है या सामान्य समानता है जो पौधों की चालनी नलिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में क्या है, समानता है। ठीक है, केंद्रक या न्यूक्लियस की अनुपस्थिति। ये केंद्रक ना तो चालनी नलिका की कोशिकाओं में पाया जाता है और ना ही लाल रक्त रेड ब्लड कॉर्पस की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में, ठीक है, पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था? प्रश्न क्या है, ध्यान से समझना। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने पादप में जल की जो अभिगमन होता है, गति करता है, जड़ से पत्ती की ओर ट्रांसफर होता है, तनी की ओर जो ट्रांसफर होता है जल, वह उसकी कितनी अधिकतम लंबी दूरी हो सकती है जल ट्रांसफर की, उस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है, यह पूछा गया है हमसे। दिए गए ऑप्शन है जे.सी. बोस, बीरबल साहनी, पी. माहेश्वरी या एन.एस. परिहार। वह कौन से वैज्ञानिक है जिसने यह प्रस्तावित किया है? इसका आंसर है जे.सी. बोस ने पादप में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए जे.सी. बोस ने। अगला प्रश्न है, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? किससे जाता है पानी ऊपर? इसमें पूछा है संवहनी पौधों में। इसका आंसर है जाइलम टिश्यू से होकर जाता है पानी ऊपर, अर्थात जड़ से तनों की ओर, पत्ती की ओर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक हमने 10 क्वेश्चन में से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन देख लिए हैं, हमको मिल गया है। ठीक है, तो अगर हम संवहनी ऊतक के बारे में बात कर रहे हैं तो जाइलम टिश्यू और जाइलम के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाइलम के कार्य हो गया, फ्लोएम के कार्य हो गया। ठीक है, ये सब जो जल को एक जगह से दूसरी जगह, नीचे से ऊपर, जड़ से तना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो जाइलम टिश्यू ही, जाइलम ऊतक ही जल को ट्रांसफर करेगा, संवहन करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर नापने में या ऊर्जा ह्रास दर नापने में। किसकी दर मापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? वृद्धि की दर मापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। और ये वृद्धि की दर किसका मापेगा? पौधों की वृद्धि की दर को मापने के लिए ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? वह ऊतक पूछा गया है हमसे जिससे नख, खुर और सींग का निर्माण होता है, उससे बना होता है। ऑप्शन है क्यूटाइड, काइटिन, कीरेटिन या ट्यूनिसिन।
इसका आंसर है कीरेटिन ऊतक से नख, खुर और सींग बने होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है कीरेटिन। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? कुल मांसपेशियों की संख्या पूछा है हमारे शरीर में, अर्थात मानव के शरीर में, ह्यूमन के शरीर में। अगर हम ह्यूमन के शरीर की बात करें तो ह्यूमन के शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। 639 मांसपेशियां, मसल्स पाई जाती हैं, मस्कुलर पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए एक प्रश्न बताइए, हमारे शरीर में, ठीक है, ह्यूमन है, ह्यूमन की जब चाइल्ड स्टेज होता है और एक यंग एज होता है, इन दोनों स्टेज में बोन की जो संख्या होती है उसे बताना है। ठीक है, आपको अगला प्रश्न, चालनी पट्टी का एक भाग है, चालनी पट्टी का एक भाग कौन सा है पूछा गया है। एधा, इसे क्या कहा जाता है? कैम्बियम कहा जाता है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अधिकतर नेम इंग्लिश में यूज होता है। ठीक है, तो आपको कभी कभी देखने को मिलेगा कि उसका हिंदी नेम प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर आपने एग्ज़ाम का जो सेट हिंदी भी सेट किया है या हिंदी भी लिया है तो हो सकता है जो ऑप्शन मिले, ठीक है, वो आपको इस तरह मिले। जैसे कैम्बियम हो गया, कैम्बियम क्या है? इंग्लिश नेम है। जाइलम क्या है? इंग्लिश नेम है, लेकिन हिंदी में लिख कर पूछ दिया है आपसे। तो ये अगर आपको हिंदी नहीं पता है इसका, जैसे कैम्बियम को एधा कहा जाता है, जाइलम को दारू कहा जाता है, कॉर्टेक्स को वल्कुट और फ्लोएम को पोशवा कहा जाता है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम आपको पता होने चाहिए। प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है? चालनी पट्टी का एक भाग है। किसका एक भाग है? एधा का एक भाग है, दारू का एक भाग है, वल्कुट का एक भाग है, या पोशवा का एक भाग है? इसका आंसर है चालनी पट्टी का पोशवा अर्थात फ्लोएम का एक भाग होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं? क्या कहते हैं जल संवर्धन विधि से पादप उगाने की प्रणाली को? जलानुवर्तन, जल भीति, जल संवर्धन या जलोद्भिद? नाम से ही स्पष्ट है जल संवर्धन, तो इस विधि को भी क्या कहा जाएगा? जल संवर्धन की विधि ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप मुझे इसका इंग्लिश नेम बताइए, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में आपको इसका हिंदी नेम देखने को नहीं मिलेगा, इसका इंग्लिश नेम देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं किनको किनको पता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विबीज तनी में दारू अर्थात जाइलम और पोशवा अर्थात फ्लोएम के बीच में उपस्थित परत है। कैम्बियम, मंड आच्छद, मज्जा अर्थात पित्त और रंभ, बीच में क्या होता है? द्विबीज तनी में दारू और पोशवा के बीच क्या उपस्थित होता है? ये होता है कैम्बियम अर्थात एधा उपस्थित होता है द्विबीज तनी में जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, पर्णागो अर्थात फन में जाइलम है। मध्य आदि दारू, बहु आदि दारू, बाह्य आदि दारू या अंतः आदि दारू? पर्णागो अर्थात फन में दारू अर्थात जाइलम होता है, बाह्य आदि दारू ऑप्शन सी
बाह्य आदि दारू होता है पर्णागो फन में जाइलम। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है पोषवाह अर्थात फ्लोएम का दूसरा नाम। फ्लोएम को दूसरे नाम से क्या पुकारा जाता है, कहा जाता है, यह पूछा गया है आपसे। कास्ट, स्क्लेरिड, फाइबर या बास्ट। पोषवाह अर्थात फ्लोएम को बास्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी, बास्ट के नाम से पुकारा जाता है, कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है पोषवाह फ्लोएम का। अगला क्वेश्चन है उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है, उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है, जो उत्तक जन का बाह्य त्वचा बनाता है वह क्या है? त्वचाजन, वल्कुटजन, रंगभन या गोपकजन। इसका आंसर है उत्तक जन जिसके बाह्य त्वचा बनती है वह है त्वचाजन। ऑप्शन ए, त्वचाजन से बनती है उत्तक जन की बाह्य त्वचा। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? क्या पूछा गया है? उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी पूछा गया है। ऑप्शन है हॉफमिस्टर की, हॉर्नस्टाइन की, हैबरलैंड की या हैनिंग की। उत्तक जन या उत्तक संवर्धन की जो अवधारणा है वह हॉफमिस्टर की थी। ऑप्शन ए। ठीक है, हॉफमिस्टर ने उत्तक संवर्धन की अवधारणा जो है उसको प्रतिपादित किया था, या सिद्धांत जो है उसको प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए, हॉफमिस्टर ने उत्तक संवर्धन की अवधारणा दिया था। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही चैनल और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।